आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन 2.0 का ये लेक्चर 4 है। और अगर आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है तो उनको आप जरूर देखकर तभी इस लेक्चर को देखो, तभी आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल के आएगी। ठीक है। और इन शुरू के जो 8 क्लासेस हैं उसमें हम पिछले 2 सालों में जो सीजीएल मेंस और सीएचएसएल मेंस में जितने भी पेपर आए हुए हैं उनको हम प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और जो आपका पेपर आएगा वो भी जो 50 से 60% जो पेपर आएगा वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूम के आएगा। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पहले हम उन 8 शिफ्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर लें अच्छे से। ठीक है, वही हम इन क्लासेस में कर रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं कि टेक्स्ट बुक की जो सेल चल रही थी उसका प्राइस और ज़्यादा भी ड्रॉप हो गया। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना हो तो आप आज ले सकते हो, क्योंकि आज के बाद इसका प्राइस फिर से 700 पहुंच जाएगा। तो अगर आप SHEK12 कोड का यूज़ करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपका एग्जाम अब पास आ रहा है धीरे धीरे, तो उम्मीद है आप डेली बेसिस पे मॉक्स दे रहे होगे। अगर आपका कोई सेक्शन वीक है तो आप वो सेक्शनल टेस्ट दो, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस सब्जेक्ट का टेस्ट दो। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक पे, आप कोई भी अपने हिसाब से उस चीज़ को दे सकते हो। ठीक है, बाकी डेली बेसिस पे एक मॉक फुल दो, क्योंकि आपका थोड़ा शुरू में ना 10-12 दिन आपकी आदत बन जाए 2 घंटे बैठने वाली। ठीक है, तो उस बात का भी ध्यान रखो। बाकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका इस डेटा का मोड क्या है। मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो हम देख लेते हैं, तो हम ऑप्शन से देखेंगे। 28 कितनी बार आ रहा है? 28 आपका एक बार आ रहा है। 31 आपका एक बार आ रहा है। 30 आपका एक बार आ रहा है। 27 आपका 1 2 3 बार आ रहा है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? 27। तो 27 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। इसका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक। अब आप मुझे क्या करोगे, थोड़ा सा मैं यार थोड़ा सही से लिख दूं ना, इंटू एच। अब आप मुझे बताओगे इस डेटा में आपका एल क्या है, आपका एच क्या है, आपका F1 F0 F2 क्या है। तो मैंने आपको एक चीज बताया था, जैसे अगर आप देखोगे सबसे पहले आप ये ढूंढोगे कि मॉडल क्लास कौन सी है। मॉडल क्लास मतलब कहाँ पे आपका मोड लाई कर रहा है। तो आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? ये, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार है। तो जो आपका मीडियन लाई करेगा, सॉरी जो आपका मोड लाई करेगा वो आपका इसके बीच में लाई करेगा। तो आप बोलोगे सर ये हो गया एल, लेकिन ये आपका गलत एल है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका क्लास इंटरवल है ये जहां पे खत्म होना चाहिए वहीं से ये शुरू होना चाहिए। ये जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से ये शुरू होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। वो 20 पे खत्म हो रहा है, 21 पे खत्म हो रहा है, तो आप मिड पॉइंट लोगे। इसका मतलब ये है कि ये आपका 20.5 पे खत्म हो रहा है, ये आपका 20.5 पे शुरू हो रहा है, ये आपका 30.5 पे खत्म हो रहा है, ये आपका 30.5 पे शुरू हो रहा है। ऐसा कुछ है। ठीक है, तो इस केस में आपका जो एल हो जाएगा वह आपका 20.5 हो जाएगा। ये जो आपको डेटा दिया था इसमें जो आपका एल है वह 20.5 है। तो एल आपको पता चल गया। एच क्या है? एच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट 10 और 1 नहीं है, 20 और 11 नहीं है। अपर लिमिट यहाँ पे 30.5 है और लोअर लिमिट आपका 20.5 है। जो आपका डिफरेंस आएगा वो आपका 10 आ जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर है? ठीक है। बाकी आपको पता है जो मॉडल क्लास के सामने वाला जो होता है वो आपका F1 होता है, उसके पहले वाला F0 होता है, उसके बाद वाला F2 होता है। तो आपको सारी वैल्यू पता चल चुकी है। आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के वैल्यू निकाल के आप मोड निकाल सकते हो। इस डेटा का मोड निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बताया कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है आपका जो मोड लाई कर रहा है वह 20.5 से 30.5 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन या तो आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो भी आपको यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं देगा, आपको यहाँ पे फर्स्ट हाफ दे देगा, दूसरा हाफ दे देगा। मतलब आपका एक ऑप्शन जो रहेगा वो 20.5 से 25 के बीच में रहेगा, और दूसरा जो ऑप्शन रहेगा आपका 25 से आपका 30.5 के बीच में रहेगा। आप बता दो इसके बीच में आपका मोड लाई करेगा या इसके बीच में लाई करेगा। तो मैंने वो भी बताया है। आपको क्या करना है, ये आपका 10 है, आपको देखना है ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है। तो अगर आपका पहली वाली इसके प्रीवियस वाली वैल्यू अगर बड़ी है तो जो आपका मोड लाई करेगा वो फर्स्ट हाफ में लाई करेगा। अगर ये वाली वैल्यू बड़ी होती तो सेकंड हाफ में लाई करता। यहाँ पे प्रीवियस वाली वैल्यू बड़ी है तो आपका फर्स्ट हाफ में लाई करेगा। आपका जो मोड आएगा वो 20.5 से 25 के बीच में आएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। साथ में हम एक फॉर्मूला भी पढ़े थे मोड मीडियन आपका मीन का। तो जो मोड होता है वह आपका 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर ये मुझे डेटा दिया है, ये मुझे डेटा दिया, ठीक है,
मुझे यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड तीनों बताना था। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका मीन निकाला, फिर मैंने इसका मीडियन निकाला। ये जो डेटा है पूरा, इसका मैंने मीन निकाला, फिर मैंने इसका मीडियन निकाला। फिर मैं करूँगा, क्या सोच रहा हूँ कि मोड क्या ना, मैं क्यों ना मैं इससे निकाल लूँ। भाई मीडियन मुझे पता चल चुका है, मुझे मीन पता चल चुका है, तो मोड में इस फॉर्मूला का यूज़ करके निकाल लूँ। लेकिन नहीं, आपको ये फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है। यहाँ ये फॉर्मूला का यूज़ आपको तभी करना है जब आपको डायरेक्ट मीडियन दिया हो, डायरेक्ट आपको मोड दिया, आपको डेटा ना दिया हो, ये सारे डेटा आपको ना दिया। अगर आपको डेटा दिया है तो आपको इसी तरीके से काउंट करके देखना है सबसे ज़्यादा रिपीट कौन सा हो रहा है। ठीक है, समझ गए ना इतनी बात। मतलब फॉर्मूला ही यूज़ करना है जब तक आपको डायरेक्ट ना दिया हो कि भाई ये मीन है, ये मीडियन है, उस केस में। ठीक है, अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा देखो, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपका डेटा काफ़ी कम है। ठीक है, जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। जब डेटा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो आप ऐसे काउंट करके मोड निकालो या आप इस फॉर्मूला से मोड निकालो, तो आपका जो वैल्यू होता है काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आसपास ही रहता है। लेकिन जब डेटा छोटा रहेगा ना, तो आपकी जो यहाँ पे वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा वेरी करेगी। इस वजह से इस फॉर्मूला का यूज़ तब करते हैं जब डेटा सेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो। तो ये भी आपका डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको क्या दिया है यहाँ पे, एल इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल पी क्यू आर, जहाँ पे आपको साइड दिया है 6 सेंटीमीटर, आपको पी एल की लेंथ बताना है। आपको पता है जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो हमें यहाँ पे पहले मीडियन निकालना पड़ेगा और फिर मीडियन का 2/3 कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे पी एल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मीडियन कैसे निकालें। देखो आपको एक बात पता होना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ इक्विलेटर ट्रायंगल की बात करूँ या मैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल की बात करूँ, तो इसका जो मीडियन है इन दोनों ही केस में, देखो आइसोस्केलेस में अगर ये वाला साइड इसके बराबर है तब की बात कर रहा हूँ, इस वाली मीडियन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे इस मीडियन की बात करूँ, इसका जो मीडियन होता है वह आपका यही आपका एल्टीट्यूड भी होता है ना, यही आपका बाइसेक्टर भी होता है, एंगल बाइसेक्टर कह लो, यही आपका क्या होता है, यही आपका क्या होता है, यही आपका मीडियन भी होता है। मतलब चाहे वो आइसोस्केलेस हो चाहे वो आपका इक्विलेटर ट्रायंगल हो, यहाँ पे भी यही आपका एल्टीट्यूड होगा, यही आपका मीडियन होगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर होगा, यही होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर भी आपका यही होगा। तो आपको ये बातें समझनी है, क्योंकि और ये ना जो आपका ये जो लाइन है ना, ये बिल्कुल इन दोनों को बिल्कुल सिमेट्री में आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करता है। मतलब जैसा लेफ्ट में वैसा सेम टू सेम एकदम यूनिक जैसा राइट में है। ठीक है, मिरर इमेज कह सकते हो, मतलब कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो आप इसको बिल्कुल ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीडियन क्या होगा, मीडियन एल्टीट्यूड के बराबर हो जाएगा। तो मैं एल्टीट्यूड निकाल लेता हूँ। एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2a। तो सिंपल क्या करना है, √3/2, साइड दिया है 6, ये मेरा आ चुका है एल्टीट्यूड, मतलब आप कह सकते हो मीडियन आ चुका है। अब मीडियन का मैं 2/3 कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे पी एल आ जाएगा। अब देखो मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ मैंने किया क्या है। सिंपली देखो आपको यहाँ पे दिया है ये सेंट्रॉयड है एल, आपको पता है 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब पूरा 3 है, आपको इस 2 का वैल्यू बताना है। तो वही चीज मैंने किया, तो आपका ये चला गया, आपका 2√3 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साथ में अगर इक्विलेटर ट्रायंगल आ ही गया है तो इसका इन रेडियस और सर्कम रेडियस भी देख सकते हैं। इन रेडियस जो होता है वो आपका a/2√3 होता है, और जो आपका सर्कम रेडियस होता है वो a/√3 होता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड बाय 50% एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन इट। मतलब देखो एक आपका ट्रेडर है, डिसऑनेस्ट बेईमान दुकानदार है, 100 का सामान लिया होगा, ठीक है, 50% ऊपर मार्क किया, मतलब 150 पे मार्क किया, और इस पर 20% का डिस्काउंट, मतलब 8/10 में, एक सेकेंड, 8/10 में बेचा है। तो आप देख सकते हो बेसिकली आपका 120 में बेचा, मतलब 100 का सामान वह 120 में बेच रहा है। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। ठीक है, तो उसको हो रहा है प्रॉफिट। जब प्रॉफिट हो रहा है तो भाई सीपी को यहाँ लिखेंगे, एसपी को यहाँ लिखेंगे, मतलब छोटी वैल्यू सीपी के पास लिखेंगे, बड़ी वाली वैल्यू एसपी के पास लिखेंगे, क्योंकि इसका प्रॉफिट हो रहा है। एडिशनली ही यूजेज अ फॉल्टी वेट विच मीजर, देखो फॉल्टी वेट यूज करना, वो चीटिंग कर रहा है। जब चीटिंग कर रहा है, फॉल्टी वेट का यूज कर रहा है, तो बेसिकली उसका होगा फायदा, और जब भी फायदा होगा तो छोटी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा। छोटी वैल्यू आपको 900 ग्राम दिख रहा है, बड़ी वैल्यू आपको 1 kg दिख रहा है, मतलब 1000 ग्राम दिख रहा है। तो 900 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, 1000 को मैं यहाँ लिखूंगा। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूंगा, तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, बेसिकली आपका 1 0 से 1 0 और चला गया, 9 से 12 हो गया है। 9 से 12 आपको दिख रहा है साफ साफ 33%। आपका ये 3 से 4 ही तो हो रहा है, तो 1/3 का ही तो फायदा हो रहा है, मतलब 33.33% का आपको हो रहा है प्रॉफिट। तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे, जिसमें ये 2 टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ध्यान से सुनना। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो फॉल्टी बैलेंस का यूज करके प्रॉफिट कमा रहा है 5% का।
मेरी बात समझ रहे हो ना। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है ना, ये फॉल्टी बैलेंस का यूज़ करके, मतलब फॉल्टी वेट का यूज़ करके प्रॉफिट कमा रहा है 5% का, खरीदते टाइम भी और बेचते टाइम भी। देखो खरीदते टाइम भी 5% का प्रॉफिट कमा रहा है। आपको दिया है कि प्रॉफिट 5% का हो रहा है, ये चीज़ आपको दिया है। फिर से समझो, आपको यहाँ पे 5% का प्रॉफिट दिया है कि भाई खरीद जब रहा है तो भी उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जब बेच रहा है तब भी उसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, दोनों बार हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम सिंपली सक्सेसिव लगा देंगे कि उसको जो नेट प्रॉफिट होगा 5 + 5 + 5 × 5/100। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका सिंपल 10.25% आ जाएगा। अब आप कहोगे सर आप कभी कभी यहाँ पे x + y - xy/100 करते हो, तो आपको समझना है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्लस। तो सिंपल आपको +5 और +5 × +5/100 करना है। आपको साइन के साथ देखो, फॉर्मूला जो होता है ना सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का, वह आपका x + y + xy/100 ही होता है, चाहे डिस्काउंट हो चाहे जो, फॉर्मूला ये होता है। अब डिस्काउंट वाले केस में क्या होता है, डिस्काउंट वाले केस में जो x होता है, देखो डिस्काउंट दे रहे हो ना, मतलब उतना पैसा आप माइनस कर रहे हो, तो वहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव होती है, y की वैल्यू निगेटिव होती है। तो अगर मैं x और y दोनों को निगेटिव ले लूँ तो देखो क्या हो रहा है, -x - y, और यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका ये आएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो तो आपका x + y - xy/100 आ जाता है। ये डिस्काउंट वाले केस में होता है। और यहाँ पे जो माइनस डिनोट कर रहा है ना, ये आपका डिस्काउंट डिनोट कर रहा है। तो उस केस में आप फॉर्मूला ये लगाते हो, फॉर्मूला आपका आया यहीं से है, चाहे वो प्रॉफिट का हो, सक्सेसिव इंक्रीज का हो, सक्सेसिव डिक्रीज का हो, फॉर्मूला यहीं से आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सिंपली 10.25 हो जाएगा। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको कंफ्यूजन होती है इन दोनों क्वेश्चंस में, इस वजह से बता रहा हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या करें कि अ डीलर चीट्स बाय 5% इन वेट। अब देखो यहाँ पे वेट में चीट कर रहा है 5%। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिया कि इसको 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि वेट में वो 5% की घपलेबाजी करता है, और भाई घपलेबाजी करेगा तो उसको होगा प्रॉफिट। और घपलेबाजी दोनों बार कर रहा है, खरीदते समय भी और बेचते समय भी, दोनों समय पे घपलेबाजी कर रहा है, मतलब दोनों बार इसको फायदा होगा। लेकिन फायदा कितना होगा ये हमें नहीं दिया, हमें बस इतना पता है कि 5% वेट में घपलेबाजी कर रहा है। अब आपको एक बात सोचनी है, आप एकदम एकदम रियल लाइफ होकर सोचना, एकदम रियल लाइफ। आपको खरीदना है कहीं सामान, आप मान लो 100 ग्राम का एक वेट यूज कर रहे हो, 100 ग्राम का, ठीक है, और आपको खरीदना है सामान। उस 100 ग्राम में आप 5% का हेरा फेरी कर सकते हो, 5% ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। अब आप गए सामान खरीदने, आप अपना वेट, या मान लो आपकी दुकान है, आपके पास एक आया है सामान बेचने, मतलब आप उससे सामान खरीद रहे हो, ठीक है। अब आपको उस 100 में 100 ग्राम का जो वेट है उसमें आपको घपलेबाजी करके उससे प्रॉफिट कमाना है। आप उससे प्रॉफिट कैसे कमाओगे, देखो पहली बात तो ये समझो कि जहां पे आप मेजर कर रहे हो, जो भी आपके पास मशीन है, उस पर 100 ग्राम दिखना चाहिए। ऑब्वियस है भाई, जब उस पर खरीदोगे भाई 100 ग्राम तो दिखना चाहिए। जब आपके पास कस्टमर भी आएगा, जब आप बेचोगे, तभी भी उस पर 100 ग्राम ही दिखना चाहिए, क्योंकि आप एक 100 ग्राम बेच रहे हो तो आपका 100 ग्राम ही दिखना चाहिए। तो मतलब दिखना चाहिए 100 ग्राम, ये तो एकदम क्लियर है। अब आपको बताना है कि आप उससे चीट करोगे तो आप कैसे फायदा कमाओगे। जैसे दिख रहा है 100 ग्राम, अगर वह आपको 95 ग्राम दे रहा है, तब आपका फायदा हो रहा है क्या, तब आपका घाटा हो रहा है। अगर वो 105 ग्राम दे रहा है, तब आपका फायदा हो रहा है कि घाटा हो रहा है, तब आपका फायदा हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, आपकी दुकान पे आया वो सामान खरीदने, आपको ये दिखना तो 100 ग्राम ही चाहिए। अब आप उससे 105 ग्राम लोगे तब आपका फायदा होगा, या उससे 95 ग्राम लोगे तब फायदा होगा। आप उससे 105 ग्राम लोगे तब आपका फायदा होगा। मतलब आपको ऐसी चीटिंग करनी है कि वे रहे 100 का लेकिन दिखे 105 का। ठीक है, आपको पहली बात तो दो वैल्यू दिख रही है। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये वाला केस यहाँ पे होगा, जब मैं खरीद रहा हूँ सामान तो ये वाला केस होना चाहिए। आपको दो वैल्यू दिख रहा है, 100 105, इतनी बात क्लियर है। और आपको पता है छोटी वाली वैल्यू इधर लिखनी है, बड़ी वैल्यू इधर लिखनी है। क्यों, क्योंकि आपका हो रहा है प्रॉफिट। अब बताओ दूसरे केस में जब आप सामान को बेच रहे हो, तो पहली बात तो दिखना तो चाहिए 100 ग्राम ही, जो आपके पास वेइंग मशीन है उस पर 100 ग्राम ही दिखना चाहिए। अब आप जो आपके पास सामान खरीदने आया है उसको आप 95 ग्राम दोगे तब आपका फायदा होगा, या 105 ग्राम दोगे तब आपका फायदा होगा। ऑब्वियस है भाई, आप बेच रहे हो उसको तो आप उसको कम दोगे तब आपका फायदा होगा। मतलब आप उसको 95 ग्राम दोगे तब फायदा होगा। और आपको पता है आपका फायदा हो रहा है, तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिख रहा है, 100 और 95। छोटी वाली वैल्यू इधर लिखोगे और बड़ी वाली वैल्यू आप इधर लिखोगे, तभी आपका होगा प्रॉफिट। बस काट दो, ये आपका 19 और 21 बार कट जाएगा, तो आपका 2 का प्रॉफिट हो रहा है 19 पे। तो मतलब 219 को डिवाइड कर दो तो आपको कितना आ जाएगा, तो आपको दिख रहा है 10.52 आ रहा है। तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
मेरी बात समझ गए ना? देखो आपको दो केस पूछता है, आपको पहले केस में क्या दिया रहता है कि खरीदते और बेचते वक्त आपको 5-5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको दे दिया कि भाई 5% का प्रॉफिट एक बार हो रहा है, दूसरी बार भी 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप सक्सेसिव लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे केस में कह रहा है कि आप खरीदते और बेचते वक्त 5% वेट में घपलेबाजी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं दिया है, आपको वेट में घपलेबाजी करना है। और आपको समझना है कि जब आप खरीदोगे तब आपको अगर वेट में घपलेबाजी करना है तो आप दिखे 100 उससे 105 लो, तब आपका प्रॉफिट होगा। और जब आप बेचोगे तो दिखे 100 लेकिन आप उसको 95 दोगे, तब आपका प्रॉफिट होगा। आपको ये दोनों बात समझनी है। बाकी लिखना कैसे, छोटी वैल्यू वैल्यू इधर, बड़ी वाली वैल्यू उधर, आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एबीसी इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ इतना, मतलब ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, ये आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया है, और आपको यहाँ पे टाइम पीरियड का रेशियो बताना है। आपको मैंने बताया था क्या, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के रेशियो के बराबर होता है। तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट को टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपको दिख रहा है कि ये सब में डिफरेंट है, तो आप सिर्फ दो का चेक करो। तो अगर आप 3 × 16 कर दो, या आप तीनों का चेक कर लो ना, ज़्यादा सही रहेगा। तो आपका 16 त्रिक होता है 48, आपका 4 8 चौक होता है 72, और आपका 8 15 8 होता है 120। तो यहाँ पे आप रेशियो देखो 24 से काट दो तो 2:3:5 आ रहा है कि नहीं, मतलब यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तो हो गया ऑप्शन से तरीका। और भी तरीके, मैं आपको सारे तरीके बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखो आपको पता है कि ये दोनों का रेशियो सब में डिफरेंट है, तो आप सिंपली क्या करो कि ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, आप मान लो टाइम का रेशियो x/y है, आपको x और y की वैल्यू बतानी है, या x/y बताना है, ठीक है। तो आपको पता है 3x/4y जो होगा ये प्रॉफिट का रेशियो होगा, जो आपको 2:3 दिया है। तो आप देखोगे x/y निकालने के लिए आप 4 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब आप देख रहे हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, सिंपल आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही कर देना है। 2 का कर लो तो 4 दूनी 8, ठीक है, 3 × 3 = 9, 8:9 आपका कहाँ पे आ रहा है, पहले वाले में ही आपका 8:9 आ रहा है, तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो ई ऑप्शन दिया होता, जो कि दिया होता आपको 16:18:20 दिया होता, तब क्या करते, बेसिक तरीका अपना लो, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक। क्या है एकदम बेसिक, देखो सिंपल ये है कि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है ना 3:4:8 दिया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट का रेशियो दिया है 2:3:5, यहाँ पे आपको टाइम का रेशियो निकालना है। तो आपको एक बात पता है कि आप इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे ना आपको इस लाइन, जैसे ऐसे मान लो यार इन्वेस्टमेंट और टाइम, और ऐसे आप लाइन खींच के यहाँ पे प्रॉफिट लिखते हो, तो आपको जब लाइन के पार जाना रहता है ना, तो आपको यहाँ पे सिंपल एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे इन तीनों का तो आपका 24 आ जाएगा। 24 आ गया। अब आपको 24 को 3 से डिवाइड करना है, तो आपका 6 आएगा, और सॉरी 8 आएगा, और 8 दूनी आपका होगा 16, तो यहाँ पे आपका 16 आ जाएगा। 6 आएगा और 6 होगा 18। ऐसे ही 24 को आप 8 से डिवाइड करोगे, आपका 3 आएगा, और 3 × 5 आप करोगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है, 6 years एगो द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आर इतना, तो मैं तुरंत 7x और 5x लिख देता हूं तुरंत। ठीक है, 4 years फ्रॉम नाउ, देखो भाई ये मुझे 6 साल पहले का दिया है, और ये मुझे 4 साल बाद का दे रहा है, मतलब जो टोटल गैप आ चुका है वो 10 साल का गैप आ चुका है। तो +10 +10, और जो आपको अब रेशियो दिया है वो 11:9 दिया है। तो 9×7 = 63x + 90 = 55x + 110। यहाँ पे आपका 8x की जो वैल्यू आ रही है 20 आ रही है, x की वैल्यू जो आपकी आ रही है 5/2 आ रही है, x की वैल्यू। आपको बताना क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो ये 6 साल पहले की एज है ए की, निकाल लेते हैं कितना आया 35/2, ये 6 साल पहले की एज है। प्रेजेंट एज निकालने के लिए आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, ये 17.5 में 6 ऐड किया है तो 23.5 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है इफ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y इज 15। देखो x और y का HCF निकालने के लिए हमें पता है क्या करना रहता है, x और y में से हमें मैक्सिमम कॉमन वैल्यू निकालनी रहती है, मतलब मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकालना होता है। तो आप ये समझ सकते हो कि आपका x में 15 छुपा है, y में भी आपका 15 छुपा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और आप कुछ भी कॉमन नहीं ले पा रहे हो, लेकिन आपको ये बात पता है कि x में आपका 15 छुपा है, y में भी आपका 15 छुपा है। अब आपको देन द HCF ऑफ ये इज डिविजिबल बाई, मतलब इसका और इसका जो HCF होगा वह आपका किससे डिविजिबल होगा, आपको ये बताना है। तो भाई अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इसका HCF कितना होगा, पहले आप मुझे बता दो। इसका और इसका मैं फालतू में क्यों ही लिख रहा हूं दोबारा, इसका HCF क्या होगा,
मतलब आपको इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू कॉमन निकालनी है, वही इसका HCF हो जाएगा। ये बात तो आपको पता है ना भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, कॉमन फैक्टर जो कह लो, कॉमन फैक्टर जो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम निकाल सकते हो दोनों में से जो निकले वही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ से आपको देख रहे हो आप 9 निकाल पा रहे हो, दोनों जगह से आप 9 निकाल पा रहे हो, तो मैंने 9 निकाल लिया। ठीक है, साथ में यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है। आपको एक बात और पता है, क्या पता है आपको कि भाई ये x में आपका 15 आ रहा तक नहीं। भाई यहाँ पे मैंने यही तो बोला कि x और y दोनों में आपको 15 दिख रहा है। अगर HCF एक्स वाई का 15 है, मतलब दोनों x में भी 15 छुपा हुआ है, y में भी 15 छुपा हुआ है। तो देखो आपको यहाँ पे 15 का स्क्वायर छुपा हुआ दिख रहा है, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर छुपा हुआ है। यहाँ पे भी आपका 15 का स्क्वायर छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर छुपा हुआ है, यहाँ पे भी 15 का स्क्वायर छुपा हुआ है। मतलब मैं 15 का स्क्वायर भी कॉमन निकाल पा रहा हूँ, तो 15 इंटू 15 भी कॉमन निकाल पा रहा हूँ। और इसमें जो भी है, ठीक है, वैसे HCF की बात हो रही है तो HCF आपका सिर्फ इतना ही हो जाएगा, क्योंकि HCF निकालना है भाई, कॉमन निकालना है, LCM नहीं निकाल लो जो बचा हुआ लिख रहे हो, यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, आपका HCF इतना ही हो जाएगा। बाकी आप देख लेना और कुछ कॉमन आ पा रहा है कि नहीं, 9 निकाल के देख लो कुछ कॉमन आ पा रहा है कि नहीं। जैसे अगर मैं बताऊँ, या छोड़ो, या अगर चलो देख लेते हैं, आपका 4x स्क्वायर आया था और यहाँ पे आपका 9y आया था, यही तो आया था। यहाँ पे आपका क्या आया था, 9x स्क्वायर और यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो अब कुछ भी कॉमन नहीं आ पा रहा ना, वही मैंने 15 निकाले, वही कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा। तो ये आपका आ गया HCF, और आपको दिख रहा है ये आपका 135 से डिविजिबल है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है अगर A और B दो प्राइम नंबर हैं तो उनका जो HCF होता है वो 1 होता है, क्योंकि भाई दो प्राइम नंबर में आप कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हो 1 के अलावा। तो आपका जो HCF आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, और LCM जो होगा वो A इंटू B होगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। साथ में को प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनके बीच का HCF आपका 1 हो, मतलब 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं 3 और 8 की, अगर मैं बात करूं 5 और 12 की, तो इनमें आप देखो 1 के अलावा क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। क्या इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बेसिकली हो गया, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया को प्राइम पेयर्स। ठीक है, ये आपके को प्राइम पेयर्स हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपसे क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज इंटीरियर एंगल सम इज इतना। इंटीरियर एंगल सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन होता है। ये आपको 2700 दिया है, जीरो से आपका गया 0, 9 दूनी 9 त्रिक 15 और 15 दो 17, तो आपका ये 17 साइडेड पॉलीगन है। आपको नंबर ऑफ डायगोनल बताना है, तो n-3 डिवाइड बाई 2, तो आपका यहाँ पे 119 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें क्लियर होगी। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। कह रहा है इफ वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 15/16 टाइम्स द वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। तो देखो मुझे एक इंटीरियर एंगल दिया है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है, मैं वो निकाल लेता हूँ कि एक इंटीरियर एंगल कितना आएगा। वो कितना दिया है, 15/16 टाइम्स वन ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर डेकागन। डेकागन है तो पहले मैं निकालूंगा कि डेकागन के सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, उसको मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरा एक एंगल निकल के आएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, वन ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो पहले मैं डेकागन का निकालूंगा, क्या होगा, डेकागन का होगा भाई n-2 इंटू 180। n आपका 10 है, 10 - 2 आपका 8 हो जाएगा, 8 इंटू 180, और इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एक एंगल आएगा, उसका 15/16 है वह आपका ये निकल के आया वन ऑफ द इंटीरियर एंगल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आपका 135 निकल के आ रहा है। ये आपका एक इंटीरियर एंगल है। आपको क्या बताया, नंबर ऑफ डायगोनल। तो मैंने आपको बताया था आपको साइड निकालनी रहे ना, तो आप एक्सटीरियर एंगल का यूज करो। मैंने आपको बताया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, 360/n। तो n क्या हो जाएगा, n आपका 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा कि नहीं, यही तो होगा। तो बस उससे मतलब ये बहुत ही इजीली निकल जाता है। कैसे, अरे यार 135 आपका इंटीरियर एंगल है ईच, तो आपका इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम 180 होता है, क्योंकि भाई वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो आपका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक्सटीरियर आपका 45 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो एक्सटीरियर आपका 45 हो गया, 360 से आप 45 डिवाइड कर दो तो आपका 8000 है। तो आपका n आ गया तुरंत, n तुरंत आ चुका है। अदरवाइज आप इंटीरियर वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
तो आपका ये n आ चुका है। अब आपको डायगोनल बताना है, तो 8 इंटू एन माइनस 3, 5 बटे आपका हो जाएगा 2, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, बढ़िया सा है। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स इज 1:2 इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ फर्स्ट पॉलीगन इज 120। मैंने क्या बोला, आपको एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला यूज करना है। तो ईच इंटीरियर एंगल अगर 120 है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60। 360 से डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ साइड निकल के आ जाएगा, जो कि आपका आ चुका है 6 साइड आ चुका है। मतलब इसका जो एक का मतलब है वह 6 है, तो 2 का मतलब कितना होगा, 2 का मतलब हो जाएगा 12। इतनी बात क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगन। तो आप सेकेंड पॉलीगन का ईच इंटीरियर पूछा, तो आप ईच एक्सटीरियर निकाल लो। ईच एक्सटीरियर निकालने के लिए 360, क्योंकि ये 12 साइडेड पॉलीगन है ना, यहाँ पे मेरा 12 साइड निकल, मैंने 120 क्या लिखा है यार, ये 12 आ जाएगा सिंपल। तो साइड्स 12 है, तो यहाँ से आपका ईच एक्सटीरियर एंगल जो आ रहा है वो 130 आ रहा है। जब ईच एक्सटीरियर 30 आ रहा है, तो आपका 150 क्या हो जाएगा, ईच इंटीरियर। तो आपका 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। एक्सटीरियर वाला जो फॉर्मूला होता है वो काफ़ी ईजी होता है यूज करना एज कंपेयर टू इंटीरियर वाले से। नेक्स्ट देखो आपका क्या करा है, देखो यहाँ पे भी आपका मिक्सचर पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, और ये वाला तो क्वेश्चन फिर भी ईजी है, लेकिन हमने जो पिछली क्लास में किया वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। इफ 80 लीटर ऑफ अ मिल्क सोल्यूशन कंटेन 60% मिल्क। ठीक है, तो यहाँ पे हम तुरंत निकालेंगे कि मिल्क कितना है। तो भाई 60% है 80 में, तो 8 6 होता है 48, तो 48 हो गया आपका मिल्क और 32 हो गया आपका वाटर। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि इसमें मैं कितना दूध मिलाऊं कि जो मेरा सोल्यूशन है वो 80% मिल्क हो जाए। मतलब 80% मिल्क मतलब 8 मिल्क हो जाए और 2 दूध हो जाए। और यहाँ पे मैं कितना मिल्क मिलाऊं, मतलब मैं वाटर तो मिला नहीं रहा हूँ, वाटर में नहीं मिला सकता। तो आपको दिख रहा है ये 2 का मतलब कितना है, 32, मतलब 16 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो इसमें भी मैं 16 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये आपका कितना हो जाता है, ये आपका होता है 128। ठीक है, 128 होता है, मतलब आपका 128 मिल्क होना चाहिए। मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, आप फिर से समझो कि देखो यहाँ पे आपको मिल्क और वाटर दिया था, और आपसे कह रहा है कि हम कितना दूध मिलाएं कि आपका यहाँ पे जो रेशियो हो जाए वो 8:2 हो जाए, 80% वाला 8:2 हो जाए। तो आप देखो यहाँ पे आप पानी नहीं मिला रहे हो, आप दूध ही मिला रहे हो, तो पानी आपका इतना ही रहेगा 32, और यहाँ पे आपका रेशियो 2 है, तो आपका मतलब इंटू 16 कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आपका इंटू 16 करोगे तो आपका 128 मिल्क होना चाहिए 80% होने के लिए। और जब 128 मिल्क होना चाहिए तो आप सिंपली इसमें 80 लीटर मिल्क ऐड कर दोगे, तो आपका 128 बन जाएगा, तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको इतनी बातें भी क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम इज 12 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड्स इज 60 सेंटीमीटर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इतना, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड। आपको पता है कि जो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वह क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, या चलो मैं लिख दे रहा हूँ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, जो कि होगा h। ये आपका होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक है, मैं ऐसे डिनोट कर दे रहा हूँ, ये होता है ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे आपको हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड आप निकाल लेना, इंटू आपको h दिया है। h देखो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड आपको 60 दिया है, एरिया भी आपको दिया है 1380। तो यहाँ से आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स निकल के आ जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है, यहाँ से आप 3 कर दो, 3 से आपका कितने बार चला जा रहा है, 3 चौक 12, 46, मतलब एस की वैल्यू आपकी 46 आ गया, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड आपका 46 आ गया। और यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है, वैसे आप ऑप्शन से कर सकते हो क्योंकि आपको सम ऑफ पैरेलल साइड से पूछा है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, मतलब दोनों पैरेलल साइड का आपको लेंथ पूछा है। तो आपको पता है इन दोनों का सम जो दिया है आपको, इन दोनों का सम तो 46 होना चाहिए। जो आपका एक सिंगल इस वाले केस में हो रहा है 46, क्योंकि भाई सम तो 46 होना चाहिए ना, इस केस में सिर्फ सम 46 हो रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपको साइड में निकालना, कैसे निकालोगे, देखो अगर 2 का सम 46 है और अगर आपको डिफरेंस 12 दिया है, तो आपको सबसे पहले 12 निकाल लो। यहाँ से आपने 12 निकाल लिया तो आपका 34 बचा है। ठीक है, अब 34 को आप बराबर बराबर तोड़ लो, तो 34 को बराबर बराबर तोड़ोगे तो एक 17 आ जाएगा, और साथ में जो आपने 12 निकाला उसको 17 में ऐड कर दो, तो आपका 29। ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, ऐसे हम जल्दी निकालते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा तेज करते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, फिर से समझा दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमारे पास 2 चीज़ का सम दिया है 100, और आपसे कह रहा है एक दूसरे से 12 ज़्यादा है,
तो आपको क्या करना है, 12 निकाल लेना है। आपने 12 निकाल लिया, बचा 88। 88 को बराबर बराबर बांट दो तो 44 एक आ जाएगा और एक आपका 44 प्लस ये आ जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 56 आ जाएगा। आप देखो कि एक दूसरे से 12 ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम कुछ चीज़ और सीखेंगे ट्रेपीजियम से रिलेटेड जो आपका रिजल्ट आता है। मान लो दो पैरेलल साइड्स हैं जिनका जो लेंथ है ए और बी में मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब ए बी का लेंथ ए है और डी सी का लेंथ बी है। ठीक है, और ये आपके नॉन पैरेलल साइड्स का मिड पॉइंट है। ठीक है, पी और क्यू जो है वो नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट है। आपको पी क्यू की लेंथ बतानी, तो जो पी क्यू की लेंथ होगी वो सिंपली हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो जाएगा। ये पी क्यू की लेंथ हो जाएगी। अब दूसरे केस में क्या है, ये आपका ए सी और डी बी जो है वो डायगोनल्स है और ये जो पी क्यू है ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट है। और मैं मान लेता हूँ ये जो साइड है वो ए और बी है। ठीक है, ए और बी है। अब आपको ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट है तो आपको पी क्यू की लेंथ बतानी, तो इस केस में आपका जो पी क्यू का लेंथ हो जाएगा वह हाफ डिफरेंस ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब डिफरेंस जो है पैरेलल साइड्स का ए माइनस बी कह ले रहा हूँ। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव भी आएगी तो भी आपको पॉजिटिव ही लेना, आपको डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो ये आपका पी क्यू हो जाएगा। आपको दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 3 स्टूडेंट ए बी सी सॉल्व अ प्रॉब्लम इज 3/7 5/9 और 1/5। मतलब ए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/7 है, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 5/9 है और सी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी ये 1/5 है। ऐसा हमें कहा है। हमें बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व। हमें प्रोबेबिलिटी ये बतानी है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए चाहे जैसे हो जाए। अब देखो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है। आपको ये समझना है कि प्रॉब्लम अगर इन तीनों में से कोई एक बंदा भी सॉल्व कर देना तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन तीनों में से अगर कोई दो बंदा सॉल्व कर दे, मानो ए बी सॉल्व कर दे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बी सी सॉल्व कर दे तो भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, सी ए सॉल्व कर दे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ ए सॉल्व करे तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ बी करे तो भी सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ सी करे तो भी सॉल्व हो जाएगा, तीनों कर दे तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे काफी ज्यादा केसेस बन जा रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और प्रॉब्लम सॉल्व न हो, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका हमेशा जो वैल्यू होता है 1 होता है। अच्छा, प्रॉब्लम कब सॉल्व नहीं होगी? प्रॉब्लम सिर्फ एक केस में सॉल्व नहीं होगी, जब ये भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, ये भी ना कर पाए, ये भी ना कर पाए। इन तीनों के अलावा कोई ऐसा केस बन पाएगा क्या कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ना हो? क्योंकि मान लो अगर आपका ए और बी सॉल्व कर रहा है, सी सॉल्व नहीं कर रहा है, तो भी आपका प्रॉब्लम तो सॉल्व है। तो प्रॉब्लम आपका तभी सॉल्व नहीं होगा जब तीनों ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी, क्योंकि यहाँ पे आपका एक केस बन रहा है तो मैं निकाल लेता हूँ। तो मतलब ए भी सॉल्व नहीं कर रहा, बी भी सॉल्व नहीं कर रहा और सी भी सॉल्व नहीं कर रहा। देखो एक बात और बताऊँ, यहाँ पे मैं और बोलूंगा और ही होगा, और मतलब एंड बोलूंगा, इंग्लिश वाला और मत सुना लेना। मैं यहाँ पे एंड बोल रहा हूँ और, ठीक है, और पे बोलने पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब एंड बोलने पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पे एंड होगा क्यों? क्योंकि भाई पहला वाला भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और दूसरा वाला भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है और तीसरा वाला भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर मैं या बोल के देखूँ कि या तो पहला वाला सॉल्व नहीं कर पा रहा या तो दूसरा, तो ये गलत हो जा रहा है। ठीक है, तीनों ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके सॉल्व करने न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/7, क्योंकि 3/7 तो सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है, न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 4/7। इसके न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/9। इसके न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 4/5। ठीक है, इसको मैं अगर 1 से माइनस कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा। हाँ भाई, तो ये 963/315 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपका 64 हो जाएगा, तो आप इसमें से घटा दो तो आपका कितना आ जाएगा? 5 में से 4 जाए 1 आ रहा है, तो आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और ईजी भी है। ईजी क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ पे एक पिरामिड दिया है, पिरामिड से आपको समझ में आना चाहिए कि पिरामिड इज लाइक अ कोन। कोन का जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम निकालूं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का होता है पिरामिड के। अगर मैं बात करूँ प्रिज्म की, तो प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस एरिया। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो बेस एरिया इंटू हाइट होता है और पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ठीक है, हाँ। यहाँ पे लेकिन हमसे TSA पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं है, आपको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप क्या करोगे? आप एरिया ऑफ बेस निकालोगे, प्लस आपको पता है यहाँ पे ट्रेंगुलर है तो यहाँ पे तीन ट्रेंगल बन रहे हैं, साइड में 3 ट्रेंगल आपके रहेंगे, तो 3 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल कर दोगे तो आपका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला बेस एरिया प्लस 3 इंटू तीनों ट्रेंगल का एरिया निकाल दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकाल। तो अगर आप यहाँ पे बेस एरिया निकालो
तो आपका बेस क्या है, बेस आपका इक्विलेटर ट्रायंगल है, तो √3/4 मतलब 8 इंटू 8 कर दोगे तो आपका 16√3 आ जाएगा, और प्लस आप क्या करोगे 3 इंटू तीनों ट्रायंगल का एरिया करोगे। लेकिन आपको दिख रहा है 16√3 आपका एक ही जगह आ रहा है, तो आपका यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है, हम इसको करेंगे, पूरा करेंगे। कैसे करना है देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने फिगर अलग से बनाया, वैसे आप दिमाग में सोचना है आपको ये फिगर, ठीक है, नहीं सोच पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैंने फिगर बना दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देनी है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, स्लैंट एज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको स्लैंट एज दिया है। एज क्या होता है, एज आपका ये है, ये आपके एजेस हैं, ठीक है, ये आपके एज है। तो यहाँ पे आपको स्लैंट एज दिया है, मतलब आपको ये चीज़ दिया है, ये चीज़, ये स्लैंट एज आपको दिया है 24, ये आपको 24 दिया है स्लैंट एज। और आपको पता है जो बेस है, बेस आपका 8 है, जब बेस आपका 8 है तो आपका ये 4 है कि नहीं, ये आपका 4 हो गया, ये तो भाई आपका 4 हो गया, और आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है। अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो अब बहुत ही ईजिली आप निकाल सकते हो पाइथागोरस से ये। तो ये आपका 4 है क्योंकि पूरा 8 था, तो मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मतलब 576 का स्क्वायर माइनस 16, सॉरी 576 माइनस 16 मतलब 560 का रूट, मतलब जो स्लैंट हाइट आपकी आई है वो 560 का रूट आई है। तो ये जो स्लैंट हाइट है ये बेसिकली इस ट्रायंगल की हाइट है, जो ट्रायंगल का बेस है वो 8 है। तो आपको अब सब कुछ पता चल गया है, तो 16√3 तो मेरा आ ही गया था, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जिससे जब आप पीडीएफ देखो समझ रहे हो ना, √3/4 इंटू 8 इंटू 8 ये बेस एरिया है, प्लस 3 इंटू ट्रायंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस, बेस है 8, हाइट क्या है, जो स्लैंट हाइट है वही हाइट होगी, √560। ठीक है, तो ये तो आपका कितना आ गया था, 16√3 आ गया था, और ये आपका कितना आ गया था, ठीक है 4×3 12, और साथ में अगर इसको मैं देखूं तो ये आपका क्या है, ये आपका 8 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 ही तो है, तो 8 दूनी 16 होता है, 16 को बाहर निकालोगे 4 हो जाएगा, 4 चौक 16 त्रिक 48, 48 रूट आपका 35 बचा है, तो आपका ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। क्या आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद होने की जरूरत थी क्या, नहीं थी कोई भी फॉर्मूला याद होने की जरूरत, ठीक है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि यहाँ पे आपको स्लैंट एज दिया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। साथ में हमने कल एक रिजल्ट पढ़ा था, आपको याद है क्या, कल हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो आपका फेस होता है, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होता है वह नंबर ऑफ एज प्लस 2 होता है। ये रिजल्ट मेरे ख्याल से आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 25 मतलब 0.25, 50 पैसा मतलब 0.5, 2 और 5, ये किस रेशियो में है, 5 4 3 1। तो ये देखो इतना रेशियो है, मतलब इतने कॉइन्स हैं इस रेशियो में, तो उसको मैं x से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अब ये क्या है, इतने कॉइन्स हैं, देखो x से मल्टीप्लाई कर, पहले तो रेशियो में थे, अब जब मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो इतने कॉइन्स हैं, मतलब 25 पैसे के 5x कॉइन्स हैं, 0.5 के 4x कॉइन्स हैं, 2 के 3x कॉइन्स हैं, और 5 के x कॉइन्स हैं। अब आपको वैल्यू निकालें कि कितना रुपए है, तो अगर आप निकालना है वैल्यू तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका इतना रुपए हो जाएगा, 25 वाले कॉइन से आपका इतना रुपए बन रहा है, तो ये आपका 1.25x आ चुका है, ये आपका 2x आ चुका है, ये आपका 6x आ चुका है, और ये आपका 5x आ चुका है। ये टोटल वैल्यू आ चुके कितना रुपए है जो आपको दिया है यहाँ पे 285। अगर मैं इसको देखूँ तो 6 5 11 2 13 1 14 14.25, 14.25x की जो वैल्यू दी है वो 285 दी है। अगर आप इसको डालो तो ये 2 जीरो चला जाएगा, और आप इसको काट दो तो आपको दिख रहा है ये 2 बार चला जाएगा, मतलब x की वैल्यू आपकी 20 है। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन एंड 5 पैसा कॉइन। 25 पैसा कॉइन इतना था, 5 पैसा कॉइन इतना था, जो डिफरेंस है वो 4x का है, और जो x की वैल्यू है वो 20 है, तो आपका 80 आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। ये चीजें तो आपको मेरे ख्याल से पता होनी चाहिए, तुरंत आप लिख दो, सोचना ना पड़े आपको ज्यादा। नेक्स्ट देखो, कह रहा है इफ अ सम ऑफ ₹6500 इज टू बी बोरोड फॉर 2 years at 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इंटीजर्स वैल्यू ओनली। जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको जो वैल्यूज हैं वो दूर दूर दिखेगी, बहुत ज़्यादा पास पास भी नहीं दिख रही हैं। आपको मैंने एक बात बताई थी कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, अदरवाइज आपको शायद ना पता हो। मैंने आपको ये कहा था कि अगर रेट आपका 10% से कम है, ठीक है 10% या 10% से कम है रेट, तो 2 साल का जो CI और SI होता है वह लगभग बराबर होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता उसमें। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कैसे, कि अगर 10% रेट है 2 साल के लिए, तो जो आपका SI होगा वह 20% होगा, जो आपका CI होगा 21% होगा। आपको दिख रहा है सिर्फ 1% का फर्क है, बस सिर्फ 1% का फर्क है। और अगर वैल्यू 10% से और छोटी है तो फिर और छोटा फर्क होगा। जैसे अगर मैं बोलूँ 5% ले लो, 5% 2 साल के लिए ले लो,
तो जो आपका SI आएगा वो 10% आएगा, जो आपका CI आएगा वो आपका 10.25% आएगा। आपको दिख रहा है सिर्फ 0.25% का फर्क है, समझ रहे हो? मतलब अगर 10% उससे छोटी वैल्यू है तो SI CI का जो फर्क है ना बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, ठीक है, काफ़ी। यहाँ पे आपको क्या किया है 10%, वैसे हाफ ईयरली है, मतलब 5-5% का 4 बार है, लेकिन तब भी आपका जो SI CI का जो फर्क होगा ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा बस, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ से बताऊँ, अगर मानो ये कंपाउंडेड ईयरली होता, अभी मैं आपको चीज़ें ऑब्जर्व करा रहा हूँ बस, अगर ये कंपाउंडेड ईयरली होता तो अगर आप यहाँ पे 2 साल के लिए SI CI निकालते तो आपका फर्क कितने का था, आपको दिखा 1% का फर्क आ रहा है। 1% इसका मतलब 65 रुपये का ही सिर्फ फर्क आ रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा, सिर्फ 65 रुपये का, 65 रुपये का फर्क आ रहा है, ठीक है। साथ में अगर ये बता दूं कि यहाँ पे 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है, तो अगर मैं कंपाउंड 10% कंपाउंडेड ईयरली निकालूं, 10% और 10%, और यहाँ पे 5-5-5-5 4 बार चला जाऊँ ना, तो भी जो फर्क आएगा ना इन दोनों में, जो डिफरेंस आएगा वो बहुत ही माइन्यूट होगा, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं या तो मैं चलो मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, आप CI भी निकाल सकते हो, SI भी निकाल सकते हो। अगर मैं SI निकालूँ 2 साल का तो पता है 20% आएगा, 20% मतलब 650 प्लस 650, इसका 10% 650 होता है, मतलब 1300 आएगा। तो आप देख लो 7800 आपका आ रहा है, ठीक है, 7800 आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है SI। CI आपका थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा, और वैसे आपको पता है कि 1% ज़्यादा आ रहा है, मतलब 65 और आ जाएगा, तो 65 आपका ये आपका CI आ जा रहा है, ठीक है। CI आ जा रहा है जब आप कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हो, लेकिन आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहे हो तो भी इससे थोड़ी सी वैल्यू और ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है, थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। तो आपको पता है ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि बाकी वैल्यू आपकी काफ़ी ज़्यादा दूर चली जा रही हैं। ये देखो आपका वैल्यू 250 ज़्यादा चला जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपका नहीं होगा। साथ में ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि भाई हमारी वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो आप अप्रॉक्स में कर सकते हो, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको अप्रॉक्स में करके बताया भी है कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में। अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप वो वाला लेक्चर मेरा रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये हमारा 2 क्लास में नहीं कर पाए थे, आज देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा है। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, आपको रेट दिया है, आपको बताना है कि CI डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर, मतलब सिंपल ये कह रहा है कि 2 साल में मानो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला इतना, 2 साल में, मैं सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहा, 2 साल मतलब पहले और दूसरे साल में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला इतना, और 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो पहले साल में मिला है, जो दूसरे साल में मिला है, जो तीसरे साल में मिला है। देखो भाई 2 साल में आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जो पहले साल मिला और जो दूसरे साल मिला उसका सम। 3 साल में कितना मिलेगा, जो पहले साल मिला है, जो दूसरे साल मिला है, जो तीसरे साल मिला है, उन तीनों का सम। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, जो तीसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, थर्ड ईयर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, थर्ड ईयर जो CI मिला है, उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। जो थर्ड ईयर CI मिला है उसी की वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे ये बताना है ना, तो मुझे सिंपली निकालना है कि थर्ड ईयर का CI कितना है, थर्ड ईयर का CI निकालना है मुझे। यहाँ पे अगर 4 साल और 5 साल में मुझे CI का डिफरेंस बताना है, तो सिंपली आपसे पूछ रहा है कि 5th ईयर में CI आपका कितना आया है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, इतनी बात आपको एकदम क्लियर हो चुकी है, बिल्कुल फील कर पा रहे हो इस चीज़ को। अच्छा आप सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, मैंने आपसे पूछ लिया कि यार एक बात बता दो कि 9th ईयर में CI कितना आएगा, 9वें साल पे CI कितना आएगा। तो आप बताओगे, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहाँ पे आपको जो प्रिंसिपल होता है वो हर साल रिफ्रेश होता रहता है। तो अगर आपको 9वें साल का CI निकालना है तो आप क्या करोगे कि 8 साल में जितना अमाउंट हुआ है, जितना अमाउंट हुआ है उसका आप R% निकाल दोगे, क्योंकि आपका जो वो अमाउंट है ना वो प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। जो 8 साल में आपका अमाउंट बन के तैयार हो चुका है वो आपका प्रिंसिपल की तरह काम करेगा, उसी पे आपको सिंपल R% निकाल देना, तो वही आपका CI हो जाएगा 9वें साल का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। जैसे अगर मैं बोल दूं भाई 15वें साल का 15th ईयर का आप CI बता दो, तो जो 14 साल में आपका अमाउंट तैयार हुआ है ना ये आपका प्रिंसिपल की तरह बिहेव करेगा, इसी पे आपको R% निकाल देना है, तो आपका यहाँ पे 15वें साल का CI आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि CI डिफरेंस फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर आपको बताना हो, तो आपको सिंपल थर्ड ईयर का CI निकालना है, थर्ड ईयर का CI निकालना है। थर्ड ईयर का CI निकालने के लिए आपको 2 साल में अमाउंट बताना है कि 2 साल बाद आपका अमाउंट कितना हो गया, जो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। P आपका प्रिंसिपल है, ठीक है, तो मतलब 10,000 आपका प्रिंसिपल है शुरू में एकदम स्टार्टिंग पे, 10% रेट है, तो 1 साल बाद जो आपका अमाउंट हो जाएगा वो इतना हो जाएगा 1 साल बाद, 2 साल बाद आपका अमाउंट इतना हो जाएगा, ये आपका 2 ईयर्स के बाद आपका अमाउंट है, और ये आपका काम करेगा तीसरे साल प्रिंसिपल की तरह। तो मतलब इस पे आपको R% निकाल देना वाला, इसका 10% जो होगा वो थर्ड साल पे CI होगा। तो
1/10 कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आपको सिंपल 5th ईयर का CI निकालना है। 5th ईयर का CI निकालना है। आपको पता है 10,000 आपका प्रिंसिपल है, आपको 4 साल का अमाउंट निकालना, मतलब 11/10 11/10 11/10 11/10 करना पड़ेगा, या आप कह सकते हो 11/10 की पावर में 4 कर दे रहा हूँ। तो इतना आपका 4 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपका 5वें साल के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। इसका 1/10 कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा 5th ईयर का CI, जो कि 4 और 5 साल का बीच का डिफरेंस है। मेरे ख्याल से आपको ये भी बहुत डाउट एकदम क्लियर हो गया होगा। और SI CI 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 डिफरेंस के जितने भी टाइप्स हैं मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया है। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट क्लास में सब कुछ करूं तो हम डायरेक्ट बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। इतना आपका रिवीजन होना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट पे। देखो हमने एक तरीके से पढ़ा था, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, हमने ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो ऑल का मतलब होता है सारे पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 डिग्री में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस का मतलब है साइन, तो यहाँ पे साइन और इसका रेसिप्रोकल कॉज एक पॉजिटिव होगा। टी का मतलब है टेन, टेन और उसका रेसिप्रोकल कॉट आपका ये पॉजिटिव होगा। सी का मतलब है कॉस, तो कॉस और सेक इसका जो रेसिप्रोकल होता है ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। मतलब यहाँ पे तो सारे पॉजिटिव हैं, यहाँ पे इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे निगेटिव होंगे। और आपसे कह रहा है कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 120 की वैल्यू क्या होगी। पहले बात तो ये समझो कि आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपका ये कॉस निगेटिव होगा, निगेटिव एक ही वैल्यू आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको मैं यहाँ पे 2 तरीके से बता रहा हूँ इसको करते, और क्या तरीका है करने का। कॉस 120 को मैं कॉस 90 + 30 लिख सकता हूँ। दूसरा तरीका है कि कॉस 180 - 60 लिख सकता हूँ। दोनों तरीका है। जब मैं 90 पे से जंप करता हूँ 90 पे से, तो आपका ये साइन का कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस का साइन में हो जाता है, कॉसेक का सेक में हो जाता है, सेक का कॉसेक में हो जाता है, टेन का कॉट में हो जाता है, कॉट का टेन में हो जाता है। जब मैं 90 या 270 से जंप करता हूँ तब, यहाँ पे मैं 90 से जंप कर रहा हूँ तो आपका ये साइन का कॉस बन जाएगा, सॉरी कॉस का साइन बन जाएगा, तो साइन 30 आपका आ जाएगा। साथ में आपको पता है ये आपका होता है निगेटिव, तो आपका ये निगेटिव साइन ही रहेगा। जब मैं 180 से जंप करता हूँ, इधर जंप करूँ चाहे इधर जंप करूँ, तो आपका कुछ भी चेंज नहीं आता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे cos 60 लिखना है, और माइनस तो रहेगा क्योंकि आपका cos निगेटिव होता है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ मतलब 0.5, तो आपका -0.5 आ रहा है जो कि है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ मतलब 0.5, आपका यहाँ पे से भी -0.5 आ रहा है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट ये वाला देखो, तो यहाँ पे आपको tan 4384 + cot 6814 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर आप इसको कायदे से करोगे तो आप पहले इसका 360 का मल्टीपल देख के हटाओगे, थोड़ा बहुत चीज़ें करोगे ना, काफ़ी ज़्यादा आपको समय लगने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप सोच पा रहे हो ना, तो आपको मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेगा, आप इसको टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा ना, तो आपको बस सोचना है, आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो कुछ मेरा वैल्यू कैसा आएगा, तो यहाँ पे लास्ट में 4 आ रहा है, तो 360 + समथिंग आप ढूंढोगे ना, तो आपका लास्ट में तो 4 अभी भी आएगा। तो मान लेता हूँ ये tan 4 या tan 14 या tan 24 ऐसे ही तो कुछ वैल्यू आ सकती है। ठीक है, ऐसी कुछ वैल्यू आ सकती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो cot 4 cot 14 डिग्री या 24 डिग्री या 84 डिग्री या 74 ऐसा ही कुछ आएगा। तो क्या आपको tan 14 की वैल्यू पता है क्या, क्या आपको cot 24 की वैल्यू पता है क्या, क्या आपको cot 74 की वैल्यू पता है क्या? आपको नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो आप कैसे इसका आंसर निकाल दोगे, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, लेकिन मान लो अगर यहाँ पे tan 14 आ गया सॉल्व करने के बाद, और यहाँ पे -tan 14 आ गया सॉल्व करने के बाद, तो ये तो आपका कट जा रहा है, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन अगर ये वैल्यू अगर डिफरेंट होती तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते, क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको समझना है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, मतलब आपका ये जो वैल्यू आएगा ये इसका जस्ट निगेटिव आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। आपको इस तरीके से सोच के इसको तुरंत करना है, क्योंकि ये आपका 45 30 इन सबका तो मल्टीपल है नहीं जो आप स्टैंडर्ड वैल्यू लिख के सॉल्व करोगे। ये आपका स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं, आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, जब आप आंसर नहीं निकाल पाओगे तो मतलब ये पूरा चला ही जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वाला मैंने क्यों रखा है, यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज। ठीक है, अब एवरेज को लोग डेविएशन वाले तरीके से निकालते हैं, मैंने देखा है लोग, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, अब बता दो आप यहाँ पे वैल्यू खुद में ही इतनी ज़्यादा दूर है, तो अगर आप इसको डेविएशन से कर रहे हो तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आपको इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे डेविएशन बहुत ज़्यादा दूर है, ऑलरेडी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसको आपको बिल्कुल बेसिक से करना है। इन सबको जोड़ना है और डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपका आंसर होगा आपको उसको लिख देना है। अगर आप डेविएशन से करोगे तो मैं बता रहा हूँ ना, जितना आप बेसिक से करोगे उसका आपको 3 गुना 4 गुना ज़्यादा समय लगेगा।
ठीक है। और मैंने देखा है कि जो फेमस टीचर हैं वो इसको डेविएशन से कर रहे हैं। ठीक है, खैर मतलब फॉर्मूला के पीछे इतना भी ज़्यादा पागल नहीं हो जाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप समझ रहे हो ना, जो चीज़ आपको ईजी दिख रही है उसमें आप फॉर्मूला लगाने लग रहे हो। ठीक है, तो इस चीज़ से बचें और आपको सिंपल सबको ऐड करके आपको 9 से डिवाइड कर देना अगर 9 है तो। ठीक है, 9 से डिवाइड करना है तो यहाँ पे आपका एवरेज आ जाएगा, उसको आप खुद से कर लेना क्योंकि टाइम की थोड़ी सी कमी है। देखो, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स द सेम रिमाइंडर 2, मतलब रिमाइंडर 2 आ रहा है जब मैं इसको 3, 5 और 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो आप एक बात बताओ, तो 5 से डिवाइड कर दो सिर्फ, तो इसमें तो रिमाइंडर आपका 4 आएगा, इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ 5 वाला चेक करना है। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है चेक करना, तुरंत दिख जाता है। तो आपका इसी केस में रिमाइंडर 2 आएगा और बाकी केस में तो आपका 2 नहीं आ रहा, तो आपका बाकी तो गलत हो गया, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, कह रहा है कि व्हेन अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाई 3, 4 एंड 7 द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 3, 2, 3, 5। तो मैंने बोला था आपको कैसे लिखना है, आपको ऐसे लिखना है 3, 4, 7, 2, 3, 5। अगर आपको लीस्ट नंबर निकालना है, लीस्ट नंबर, तो लीस्ट नंबर जो होगा आपका ऐसा होगा, यहाँ पे आपको इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे इंटू करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ये लीस्ट नंबर है, क्योंकि यहाँ पे आपको ना लीस्ट नंबर ये सब कुछ नहीं पूछा, आपको सिंपल पूछना है कि जो भी नंबर आ रहा है उसको 84 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आप लीस्ट नंबर निकालो या सेकेंड लीस्ट नंबर निकालो। लेकिन यहाँ से मैं 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 करूंगा तो यहाँ पे मेरा लीस्ट नंबर आएगा। अगर मुझे सेकंड लीस्ट नंबर निकालना होता है, मतलब पहला क्वेश्चन 1 होता है, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन 0 आएगा। अगर पहला क्वेश्चन 1 होता है तो मैं ऐसे निकालता, मैं ये लाइन और खींच देता। तो इस केस में क्या करता, 7 + 5 इंटू 4 + 3 इंटू 3 + 2 करता। लेकिन मुझे यहाँ पे वो काम नहीं करना, मुझे यहाँ पे क्योंकि मुझे अपना आंसर निकालना है ना, तो मैं क्यों बड़ी कैलकुलेशन करूँ, मैं छोटी कैलकुलेशन करूँगा। तो 5 चौक 20, 3 23, 23 यहाँ 69, 69 और 2 आपका कितना हो जाएगा 71। और जब मैं 71 को 84 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 71 ही आंसर आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। हाँ, नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि अ पर्सन कैन हिट अ टारगेट 5 टाइम्स आउट ऑफ 8 शॉट्स। मतलब हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वह आ गई है 5/8। ठीक है, 5/8 इसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी है। ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। अगर वह 10 शॉट्स फायर करता है तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने 2 बार टारगेट को हिट किया है, उसने 2 बार टारगेट को हिट किया है। तो आपको मैं वैसे बता सकता हूं कि कैसे करना है, थोड़ा अगर सोचने वाला तरीका बता दूं तो सोचेंगे कैसे। देखो भाई, 10 बार शॉट हिट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसने 2 बार शॉट हिट किया, हो सकता है पहला दूसरा हिट किया हो, ठीक, और बचे हुए ना हिट किया हो। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला दूसरा टारगेट इसने हिट किया तो 5/8 इंटू 5/8 लिखेंगे, और बाकी टारगेट इसने हिट नहीं किए। यहाँ पे मैं सिर्फ एक केस ले रहा हूँ कि पहला दूसरा टारगेट हिट हुआ है और बाकी सारे टारगेट हिट नहीं हुए हैं, तो बाकी 3/8 इंटू 3/8 ऐसे करूंगा। लेकिन आपने पहला दूसरा हिट माना, हो सकता है पहला और चौथा हिट हुआ हो, पहला ये हिट हुआ हो, दूसरा तीसरा हिट हुआ हो, चौथा सातवां हिट हुआ हो, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल केसेस बनेंगे, तो आप वो तो कर नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको 10 में से 2 शॉट्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, 10 बार शॉट फायर किया गया है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल हिट द टारगेट ट्वाइस। मतलब 10 में से 2 टारगेट को सिलेक्ट करो और उसको हिट करा दो और बचे हुए को मत हिट करो। मतलब मैंने 10 में से 2 टारगेट को सिलेक्ट किया है और जिन 2 टारगेट को मैंने सिलेक्ट किया है उनको मैंने टारगेट को हिट करा दिया है। मतलब पहला भी टारगेट हिट होगा 5/8 इंटू दूसरा भी हिट होगा, ये जो 2 मैंने सिलेक्ट किए उनको मैंने हिट करा दिया, ठीक है। और बचे हुए जो हैं उनको मैंने हिट नहीं करा, मतलब बचे हुए 8 टारगेट हिट नहीं हुए, तो 3/8 3/8 ऐसे मैं 8 बार करूंगा। इससे अच्छा मैं इसको डायरेक्ट ना लिख लूँ कि 5/8 की पावर 2, क्योंकि 2 बार मैंने हिट कराया है और 3/8 मैंने हिट नहीं कराया। कितने बार, 8/8 हिट नहीं कराया है, तो हिट न कराने की प्रोबेबिलिटी इतनी और 8 बार मैंने हिट नहीं कराया है। मेरी बात क्लियर हो गई ना। आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे लिखना है। आपको तुरंत आपको 10 में से 2 शॉट्स को सिलेक्ट करना है और जो 2 शॉट्स आपने सिलेक्ट किया है उसकी प्रोबेबिलिटी 5/8 है। मतलब 2 शॉट्स को आपको हिट कराना है, मतलब 5/8 इंटू 5/8 मतलब इसकी पावर ये। और जो बचे हुए 8 टारगेट्स हैं उनको आपको हिट नहीं कराना है, मतलब 3/8 इंटू 3/8 ऐसे 8 बार, तो 3/8 की पावर 8। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो आपको दिख रहा है 3 की पावर 8 और 8 की पावर 10, मतलब 3 की पावर 8 और 8 की पावर 2 और 8 मतलब 10। ये तो आपका आ चुका है, आया है साथ में, ये आपका सब में आया है। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि 10c2 और 5 का स्क्वायर का कितनी वैल्यू होगी, तो 10c2 मतलब 10 इंटू 9/2, ठीक है, और इंटू 25, 5 इंटू 5 25 होता है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। और यहाँ पे आपका 3 की पावर 8/8 की पावर आपका ये तो है ही, 8 की पावर 10 तो है ही,
ठीक है। हाँ तो भाई देख लो, यहाँ पे आपका 5 चला जाएगा, आपका 125 और 125 इंटू 9 करो तो 9 पच्चे 45 होता है, हाथ लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22, हाथ लगा 2, 9 करना 9 तो 11, तो 11 25 इंटू आपका ये वाला आंसर आ जाएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग हुज हाइट इज 680 इज 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपको एक बिल्डिंग दिया है, टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, आपको ये बिल्डिंग दिया जिसकी हाइट 680 है, इसके टॉप से ये जो टावर है इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वह 45 डिग्री दिया हुआ है। साथ में द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेम टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेम बिल्डिंग, मतलब इसके फुट से इसका जो एलिवेशन दिया है वह 60 डिग्री दिया हुआ है। आपको बताना है कि भाई टावर की हाइट कितनी है। मैंने मान लिया टावर की हाइट है h, अगर टावर की हाइट h है तो ये 60 है तो ये 30 डिग्री हुआ कि नहीं। जब ये 30 डिग्री हुआ तो भाई इसके सामने वाली साइड छोटी होती है, छोटा करने के लिए मैं √3 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मतलब ये भी आपका फिर h/√3 हो गया। भाई ये भी तो आपका h/√3 हो गया, और अगर ये h/√3 हुआ तो ये भी आपका h/√3 हुआ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे h माइनस h/√3 जो कि इतना है, इसकी वैल्यू देखो आपको 680 दिया है। मतलब h को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 1/√3 की जो वैल्यू दिया है आपको वह 680 दिया है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 680√3 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, जो कि आपका कितना आ रहा है, जो कि आपका 340 और 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो अगर आप तो 3 प्लस √3 हो जाएगा, तो ये आपका हाइट आ जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। साथ में आपको एक बात और बताया था कि जैसे अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे जहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री करके कुछ दिखा है और आपको वहाँ पे दो वैल्यू दी है, दो डिस्टेंस दिया है ए और बी, और आपको हाइट पूछा है, वहाँ पे आपको दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके कुछ दिया है, तो सिंपल आपकी जो हाइट हो जाएगी वह √AB हो जाएगी। ठीक है, ऐसा आपका एक टाइप बनता है और उसका यही आंसर होता है √AB, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री कहीं दिख गया हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। देखो मीडियन क्या होता है, जो आपका सबसे मिडिल टर्म होता है वो आपका होता है मीडियन। आपको कह रहा है कि 11 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन का जो मीडियन है वो 73.2 है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो, 11 आपके यहाँ पे डेटा है तो 5 डेटा इधर गया, 5 डेटा इधर गया, और आपका जो बीच वाला डेटा है वो आपका इधर है। ठीक है, जिसका जो मीडियन है वो 73.2 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है 73.2 है। ये आपका मिडिल टर्म है, समझो फिर से, 5 वैल्यू आपकी इधर है, 5 वैल्यू इधर है, 10 हो गए, और ये जो बीच वाला है वो आपका मीडियन है। अब आपसे क्या कह रहा है, इफ ईच ऑफ द लार्जेस्ट 5 ऑब्जर्वेशन, मतलब इसकी बात हो रही है इसकी, अगर इन सब में मैं 3-3 को ऐड कर दूं सब में, ठीक है, तो आपको बताना है मीडियन क्या होगा। अब बताओ, इसमें आप सब में 3-3 ऐड कर दिए तो भी बीच में बीच वाला टर्म कौन सा है, बीच वाला टर्म तो अभी भी यही है, तो मीडियन आपका अभी भी 73.2 रहेगा, मतलब आपका ये चेंज नहीं होगा, मतलब आपका यही रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ 3-3 सब में से, तो भी आपको पता है आपकी ये तो अभी भी छोटी वैल्यू रहेंगी, आपका ये इधर रहेगा बीच में तो अभी भी ये रहेगा, तो उस केस में भी आपका 73.2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इन छोटी वाली वैल्यू में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं ना, तो ये आपकी जो वैल्यू इधर भी तो जा सकती है, क्योंकि मैंने ऐड कर रहा हूं ना, तो उस केस में आपका बदल भी सकता है। ऐसे अगर मैं इसके लार्ज 5 वैल्यूज में अगर मैं कुछ सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आपकी वैल्यू इधर भी तो आ सकती है, तो इस केस में भी आपका चेंज हो सकता है। लेकिन जब तक मैं इन वाली वैल्यूज में ऐड कर रहा हूँ या इन वैल्यूज में मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तब तक कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, साथ में अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊँ, मान लो यहाँ पे आपका ये 5 टर्म था, ये आपका मीडियन था, और ये 5 टर्म था, अगर, और मीडियन आपका मान लो यहाँ पे 5 है, मान लो, ठीक है 5 है, अगर मैं सारे टर्म्स में 3-3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सब में 3-3 से कर दूँ, ठीक है, सब में 3-3 से कर दो, इसमें भी 3 से करूंगा, सब में 3-3 से करूंगा, तो देखो सीक्वेंस तो सबका सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मैंने सब में 3-3 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो सब में सीक्वेंस तो सेम रहेगा। और आपको पता है बीच में अब कौन सा आ रहा है, 5 × 3 आ रहा है, क्योंकि मैंने 3 से सबको मल्टीप्लाई किया है, तो इस केस में जो आपका मीडियन होगा वह भी ×3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे आपका मीन भी ×3 हो जाएगा, अगर कुछ भी पूछे आपका ×3 हो जाएगा। ठीक है, आपका मोड भी जो रहेगा वो भी आपका ×3 हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका रिपीटेड टर्म आया होगा उसको भी तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, साथ में डिवाइड भी करोगे तो सेम चीज़ वही चलेगा। ठीक है, कि आपका 3 टाइम्स वह कम हो जाएगा, क्योंकि 3 से डिवाइड किया गया है। मोड भी आपका 3 टाइम्स कम हो जाएगा, क्योंकि भाई जो मोड वाला डेटा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसको भी तो आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये भी आपको मतलब ये सोच के करना है, इसमें कोई मतलब फार्मूला कोई तरीका नहीं है, सोच के करनी है चीज़ें। ठीक है, हाँ भाई, तो आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको कह रहा है प्रिज्म और पिरामिड। देखो मैंने आपको क्या बोला, प्रिज्म इज लाइक अ सिलेंडर, पिरामिड इज लाइक अ कोन। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है
मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया, हाइट क्या है एच, तो बेस एरिया इंटू हाइट। अगर मैं प्रिज्म के बात करूँ वॉल्यूम की तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। अगर मैं पिरामिड की बात करूँ, पिरामिड इज लाइक अ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस एरिया और इंटू हाइट होता है। ये इसका वॉल्यूम होता है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, मतलब ये दोनों सेम है, तो इनका वॉल्यूम का रेशियो बता दो, तो आपको दिख रहा है 3:1 हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म का ज़्यादा होगा, पिरामिड का कम होगा, 1/3 होता है। और आपको पता है कि सिलेंडर और अगर कोन उसी सेम सिलेंडर से काटा गया हो, सेम बेस सेम हाइट का, तो उसका वॉल्यूम 1/3 हो जाता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना पाई आर स्क्वायर एच और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो आपका प्रिज्म का ज़्यादा होगा और पिरामिड का कम होगा और 3 टाइम्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे हम यहाँ पे ना सारे वॉल्यूम निकाल लेते हैं। क्या आपको कोई वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई आपको पता है बेस एरिया इंटू हाइट होता है, आप कर दो, प्रिज्म का बेस एरिया इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे सबका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? यहाँ पे है ट्रेंगुलर, और आप मानोगे रेगुलर है, मतलब इक्विलेटर ट्रेंगल है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो √3/4 a² हो जाएगा कि नहीं। ये मैंने बेस एरिया लिखा है, इनटू मैं कर दूंगा हाइट, तो ये मेरा हो जाएगा वॉल्यूम। ये मेरा क्या आया, ये मेरा आया है वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे आपका स्क्वायर प्रिज्म है, मतलब ए साइड है, तो बेस एरिया क्या हो जाएगा, बेस एरिया हो जाएगा a², हाइट भी a है क्योंकि स्क्वायर प्रिज्म है, तो a³ हो जाएगा। और आपको पता है ये क्यूब है बेसिकली, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो a³ ही होता है, वही मेरा आ रहा है। अगर मैं बात करूं पेंटागोनल प्रिज्म का, तो पेंटागोनल का, पेंटागन का क्या आपको बेस एरिया निकालना आता है क्या? क्या आपको एरिया निकालना आता है क्या? नहीं आता। तो वहां पे आपको डायरेक्ट एरिया दिया रहेगा, वहां पे आपको साइड देके एरिया नहीं पूछेगा। ठीक है, इस बार मेरे ख्याल से शायद पूछ लिया तो वो क्वेश्चन गलत था। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स है, तो आपको इतना कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ें याद नहीं करनी है। तो यहाँ पे आपको बेस एरिया दिया रहेगा, साथ में आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ रेक्टेंगुलर प्रिज्म की, जिसका लेंथ l है, ब्रेथ b है और हाइट उसका h है, तो अगर मैं बेस एरिया निकालूँ तो l इंटू बी होगा कि नहीं? बेस एरिया अगर मैं हाइट निकालूं इंटू हाइट कर दूं तो आपका एच एल बी एच, आपको पता है क्यूबाइड का जो होता है वॉल्यूम एल बी एच होता है, वही चीज आया। हेक्सागोनल का आपको बताया कि आप कैसे निकालते हो एरिया, आपको पता है मैंने क्या बताया था कि जो हेक्सागन होता है वो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। तो अगर मुझे हेक्सागन का एरिया निकालना तो मैं 6 इंटू √3/4 a² कर दूंगा, तो ये मेरा बेस एरिया आ चुका है, इंटू हाइट कर दूंगा तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। नेक्स्ट आपका देखो ट्रेपेजॉइडल प्रिज्म है, मतलब ट्रेपीजियम इसका बेस है, तो ट्रेपीजियम का आपको एरिया निकालना आता है, क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मान लो a + b है, इंटू हाइट, ये आपका h, ये मान लो h1 है ना, चलो h1 मान लो, और ये आपका h2 है। ठीक है, तो ये आपका बेस एरिया हो गया, इंटू h2 कर दोगे तो ये आपका हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपने निकाल लिया। अब मैं आपसे बोलूंगा आप CSA निकालो, फिर आप TSA निकालो। CSA क्या होता है, कवर्ड सरफेस एरिया। अगर मैं बात करूँ, अगर आपको सिलेंडर को देखो, सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRh, ये होता है सिलेंडर। ठीक है, अब इसका कवर्ड सरफेस एरिया पता है कैसे निकालते हो? सिंपल, आप देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो ये है पेरीमीटर, इस पेरीमीटर को हाइट तक आप मल्टीप्लाई कर देते हो, आपका ये क्या निकल के आता है, कवर्ड सरफेस एरिया। और अगर आप इस फॉर्मूला को भी देखो तो ये 2πr क्या है, पेरीमीटर इंटू हाइट, मतलब पेरीमीटर इंटू हाइट जो होता है वो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वही करना है, आपको पेरीमीटर इंटू हाइट करना है। तो पेरीमीटर इसका कितना है, पेरीमीटर है इसका 3a, इंटू हाइट कर दोगे तो आपका ये CSA आ जाएगा। TSA निकालने के लिए मैं 2 इंटू बेस एरिया करूंगा, तो 2 इंटू बेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3/4 a²। वैसे यहाँ पे प्लस था, मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। जो इसका, मैं एक सेकंड दो, बस एक सेकंड दो। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे TSA लिखना है, पहले मैं CSA लिखूंगा फिर मैं TSA लिखूंगा। तो अगर मुझे इसका CSA लिखना है तो पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर क्या है 3a, इंटू कर दूंगा हाइट, तो ये मेरा CSA निकल के आ गया है। ठीक है, अगर मैं TSA लिखूं तो TSA क्या हो जाएगा, +2 इंटू बेस एरिया, भाई इसको और इसको भी तो ऐड कर दूंगा, 2 इंटू बेस एरिया, तो 2 इंटू √3/4 a² आ जाएगा। तो आपको देखो अलग से कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग के लिए आपको पता है कैसे निकालना है। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो पेरीमीटर 4a इंटू कर दोगे हाइट, ये आपका CSA आ गया, प्लस आपको 2 बेस एरिया मतलब 2a² कर दोगे तो आपका ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ पेंटागन की, तो यहाँ पे आपको 5a पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये कवर्ड सरफेस एरिया आ गया, साथ में आपको यहाँ पे बेस एरिया दिया रहेगा, तो 2 इंटू बेस एरिया कर दोगे, क्योंकि आपको बेस एरिया निकालना नहीं आ रहा, पेंटागन का नहीं आता। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो पेरीमीटर 2l + b इंटू एच कर दोगे तो आपका ये CSA निकल के आ जाएगा, और इसमें अगर आप 2lb कर दोगे, क्योंकि भाई 2 इंटू बेस एरिया, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, TSA। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालोगे तो आपका 6a, जो कि पेरीमीटर ऑफ बेस है,
इंटू हाइट करोगे तो आपका ये क्या निकल के आएगा, आपका सी एस ए निकल के आएगा। साथ में 2 इंटू बेस एरिया, बेस एरिया आपको निकालना आता है क्योंकि ये आपका हेक्सागोनल है। हेक्सागन आपका किससे बनता है, आपका 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बनता है। तो 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म का आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, वैसे आपको यहाँ पे पेरीमीटर दिया रहेगा, अदरवाइज निकालना पड़ेगा, चारों साइड को जोड़ लेना भाई। तो यहाँ पे चारों साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को मान लो, चलो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी मान लो, चलो चारों साइड को आपने जोड़ दिया। इनटू हाइट कर दोगे, यहाँ पे हाइट h2 है, तो ये आपका क्या आ गया, आपका CSA आ चुका है, प्लस 2 इंटू बेस एरिया। तो बेस एरिया के लिए आप बेस एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू आप कर दोगे h1 करोगे क्योंकि यहाँ पे हाइट जो है h1 है। तो इस तरीके से आप TSA लिख सकते हो इसका भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रिज्म क्लियर हो गया। लास्ट क्लास में पिरामिड क्लियर किया था, बस आपका चैप्टर खत्म है। आपको देखो कोई भी फॉर्मूला अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने फिगर करा दिया है ऑब्जर्व, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही है। साथ में मैं एक चीज़ और पढ़ा था कि जो फेस होता है, नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होता है वह h+2 के इक्वल होता है। तो ये मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आप बता देना आपको क्लास कैसी लगी, और ऐसे ही हमारी क्लासेस आती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।